हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर स्लीपलेस नाइट। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी जाग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हम लोग भी जाग रहे हैं। तो मैं हूँ सतीश और मैं आदर्श। और हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे भाई मॉक टेस्ट और बुक्स क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, लास्ट के 40 दिन बाकी है। तो देखो, मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट में तुमको वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, वो भी अलग अलग टॉपिक्स है। और वही है सेम डीपीपी में। अभी डीपीपी और मॉक टेस्ट की बात करेंगे। पहले बात करते हैं बुक्स या फिर मॉक टेस्ट। देखो, अगर बुक्स में अभी इस टाइम पे कोई घुसने जा रहा है ना, जिनका 80% से 100% सिलेबस हो गया, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जिनका इतना सिलेबस हो गया है, अगर वो लोग अभी बुक में घुसने जा रहे हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि बुक्स में आपको भंडार मिलेगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सोचोगे ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। अब वो टाइम जा चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, मतलब वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो अभी। तो वही है, मॉक टेस्ट देने में तुमको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करते जाओ, गलतियाँ होंगी सुधारो। इसलिए अभी मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो जाओ। अगर बुक्स करना है तो मैक्स टू मैक्स यार, किसी टॉपिक में मार्क्स कम आते हैं ना, या फिर मॉक टेस्ट में गलतियाँ होती है किसी टॉपिक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 से 1.5 घंटा उस टॉपिक पे दे दो, ज़्यादा बुक में मत रहना। और यार एक और इम्पोर्टेंट बात पे बात कर लेते हैं। जो अभी बच्चे क्या करते हैं कि हाँ भाई टेस्ट वेस्ट देखा, उन्होंने समझ में आया कि भाई टेस्ट देने हैं, तो वो क्या करते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट देने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दे रहे हैं लगातार 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन के टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं। वैसा मत करो, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, कुछ टॉपिक्स जो आपके वीक है उसमें आप गलती आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हो, वो मैं समझता हूँ। बट ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से सेट होता है कि यार ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आने वाला है, ये क्वेश्चन कैलकुलस का आने वाला है, उसमें आपने कुछ नया नहीं सोचा। और अगर रैंडमली आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग कितने जल्दी इंस्टेंटली स्विच करेगा, वो आप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हो। जब आपका एक रेगुलर मॉक टेस्ट होता है, जो एक कंबाइंड मॉक टेस्ट होता है, सारे टॉपिक्स कंबाइंड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग को स्विच करना पड़ता है बार बार, टॉपिक टू टॉपिक, कंसेप्ट टू कंसेप्ट। कितना जल्दी आप कंसेप्ट अप्लाई कर पाते हो, वो एक बहुत बड़ी स्किल होती है। बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है ये बच्चों के बीच में कि कौन कितने जल्दी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाता है। सो यार आप लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना कम कर दो अब। अगर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना भी है ना, तो अगर मॉक टेस्ट में तुमसे जैसे मान लो आज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए या फिर उनमें गलतियाँ ज़्यादा हुई है, तो उस टाइम पे तुम लोग को अगर प्रैक्टिस करना है तो बुक्स में जाने की बजाय तुम डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन एक ही टॉपिक से मिलेगा। तो उस टाइम पे डीपीपी अभी यूज़ करो। और ज़्यादा बहुत सारे दूसरे आई थिंक कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो उधर भी ध्यान दे सकते हो, है ना। बट मॉक टेस्ट पहली प्रायोरिटी रखो इस टाइम के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं यार, टाइम मैनेजमेंट अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्रूशल है। मैं यार दो चीज़ में यहाँ पे सेग्रीगेट करूँगा टाइम मैनेजमेंट को। एक टाइम मैनेजमेंट जो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है, प्रिपरेशन में एज इन कितना टाइम देना चाहिए भाई मॉक टेस्ट और एनालिसिस को, कितना टाइम दे सेल्फ स्टडी को, एक वो बताएगा आदर्श। और एक दूसरा टाइम मैनेजमेंट है जो तुम्हारे एग्ज़ाम बेसिस पे आता है, ठीक है। सो यार पहले वो बता दे। देखो, अभी जैसे कि बात रही है मॉक टेस्ट की और सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो पहले स्टार्ट में रखो अपना, डे के स्टार्ट में रखो रिवीजन। उसके बाद में मॉक टेस्ट ना एक टाइम डिसाइड कर लो, या फिर जैसे एग्ज़ाम का टाइमिंग इस बार कितना होगा। देखो, दो ही टाइमिंग होते हैं, या तो 9 से 11 वाला होगा या फिर बाद में होगा। तो जो टाइमिंग एग्ज़ाम का अगर आ गया हो अभी, तो उसी टाइम में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और जो उसमें गलतियाँ होती है एनालिसिस में पता लगेगा, 2 घंटे एनालिसिस करो। उसके बाद में अपना पूरा दिन शेड्यूल कर लो, जो भी जैसे करना है कि ये टॉपिक आज पढ़ना है या फिर उसको कैसे कवर करना है, वो उसके बाद का देखा जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट और इनका टाइम पहले से फिक्स कर लो। और वही है कि सोने का टाइम, रिवीजन का टाइम, मॉक टेस्ट, ये सब भी पहले से फिक्स रहेगा, तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगेगा। अगर वही पूरे दिन हड़बड़ाहट में रहोगे यार कि नहीं 20 मिनट ये हुआ, बोले यार नहीं इस टॉपिक में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। अब लास्ट के 40 दिन बचे, एक थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके अच्छे से करते रहो, क्योंकि फिर यहाँ अगर आना है तो देखो थोड़ी मेहनत तो और लगेगी। और यार ऐसा भी है कि हर रोज़ भी मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। आप हफ्ते में निकाल लो कुछ टाइम, ऐसा भी नहीं है कि यार हाँ रोज़ 9 से 12 हम मॉक टेस्ट दे ही पाओगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। सो हफ्ते में कुछ दिन डिसाइड कर लो, उस दिन दो मॉक टेस्ट, ठीक है। कुछ अपीयरिंग होंगे, उनकी दिक्कत है, हाँ भाई, तो एक दिन डिसाइड करके आप मॉक टेस्ट दो और अच्छे से उस दिन बैठ के एनालिसिस करो भी मॉक का, ठीक है। अभी दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं यार टाइम मैनेजमेंट की। एक होती है एग्ज़ाम अटेम्प्ट की टाइम मैनेजमेंट, ठीक है।
सर इसमें होता क्या है मतलब कि आप लोग क्या ना डेली सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ते हो, LR पढ़ते हो, होता क्या है यार कि कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं कंप्यूटर में, कुछ तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं LR में। ऐसा नहीं करना, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना एकदम क्लेवरली। अभी देखो आप अपना टॉपिक मतलब देखो कि कौन से आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ठीक है, आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा। सो आप देखो भाई आपका अभी कंप्यूटर वीक है और आपको लग रहा है कि भाई मैं हाँ कंप्यूटर में स्कोर कर सकता हूँ, ये वाली चीज़ें अगर मैंने पढ़ ली तो स्कोर हो सकता है। ये सारे एनालिसिस आपने कर लिया, आपने पिछली वाली वीडियोस देख चुके हैं हम लोग, तो एनालिसिस आपने अपने बारे में कर लिया। सो अब ये बताओ कि भाई जब आप यहाँ पर एक टॉपिक है वहाँ पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उस पर टाइम दो, दैट इज़ गुड। एक चीज़ ऐसा है कि सपोज आपको अभी तक मैथ्स का आपने ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है और आप मैथ्स में क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो अभी, सो वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आउटपुट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी वही आपने अभी क्या किया, आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ा कंप्यूटर में और वो आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे रहा है। सो आप समझो क्लेवरली खेलो, अभी एग्जाम फोकस खेलो, ठीक है, और ये टाइम मैनेजमेंट करो कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है स्टडीज़ में डेली। वही मेन बात वही है कि अभी ना कोर्स कंप्लीट करने वाली रेस में मत दौड़ो, अभी वो देखो कि कहाँ से कितना ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको बहुत कम काम करने पे ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा मार्क्स का कंटेंट मिलता है ना, तो उधर ज़्यादा फोकस करो, ना कि वही यार अब भैया कोऑर्डिनेट बाकी है कैसे करूँगा। अगर कोऑर्डिनेट, मैं एक सच्चाई बताता हूँ, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस भाई मिनिमम 20 डेज लेता है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वो भी जिसको बहुत ज़्यादा जो जल्दी समझ लेता है ना। कैलकुलस नहीं करके भी 1 महीना ले लेता है। और ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट ही हो। मैं अपना बताता हूँ, मैं लास्ट मोमेंट तक डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैं लास्ट मोमेंट तक छोड़ के आया हूँ। मैं नहीं हुआ, नहीं बना, बहुत कोशिश किया तो मैंने छोड़ दिया उसको। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, 2 आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते हैं इतना कुछ। जो कंटेंट आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाता है ना, उस पर फोकस करो, बस यही मेन पॉइंट है। सिलेबस रश में मत पढ़ो यार, मतलब सिलेबस रश का कोई मतलब नहीं है। अभी जितना आप अगर सिलेबस कर रहे हो वो अच्छे से करो, कम भी करोगे लिमिटेड भी करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका ख़राब हो। मतलब ऐसा होता है कि 100% सिलेबस किसी का कवर नहीं होता और 100% सिलेबस कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन क्या, आप NIT टीसी आओ यार, सिलेक्शन की क्या बात कर रहा हूँ मैं, आप आराम से आ जाओगे। 100% सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 100% की रेस में अगर आप भागोगे, मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ, रियल मेरे साथ जो हुआ है निमसेट में इसी बार के। तो हुआ क्या कि मैंने यार बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, ट्राई किया भाई सब कुछ कवर कर लूँ। मैंने इवन मैथमेटिकल रीजनिंग करके एक छोटा सा टॉपिक होता है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि निमसेट में पूछा जाएगा, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, तो भी मैंने पढ़ लिया, मेरे को सब कवर करना है। उसका पढ़ लिया मैंने, उसका एक क्वेश्चन आया था, येस आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने जैसे ही उसका क्वेश्चन देखा, मैंने ये पढ़ के आया हूँ टॉपिक, मैं वो गलत करके आया हूँ तो क्या फ़ायदा हुआ भाई पढ़ने का। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई, मैंने क्या हुआ कि मैंने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा था, बस मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया था। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ही पढ़ना, और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कवर हो, ये मेरा पॉइंट है। देखो अभी ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भैया हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट है। हम में से भी कुछ ऐसे थे जो सोचते थे कि हाँ ऑलमोस्ट 100% है लेकिन हमारे भी मैथ्स में कोई 600 आउट ऑफ 600 नहीं आया। तो ऐसा है कि जो टॉपिक आप कर रहे हो ना, तो उसमें इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए कि यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना लूँगा। क्योंकि देखो अभी इस बार का मैं बताता हूँ, मैथ्स में मेरा ऑलमोस्ट 300+ था, है ना, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपके 70-80% टॉपिक्स अच्छे हैं जिनको आप 100% आप बोल सकते हो कि नहीं यार इसमें क्वेश्चन आ जाएगा मैं बना दूंगा, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उतना ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो भी काम बन जाएगा यहाँ पे आने के लिए। 100% के पीछे मत दौड़ो, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट के 40 दिन बचे, दिमाग घूम जाएगा, परेशान हो जाओगे। अभी जितना कर सकते हो ना उतना करो, मॉक टेस्ट दो और बस वहीं फोकस रखो अपना। और देखो फिर बात वो रही कि भैया आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली थी या फिर कौन कौन से कोर्सेज लास्ट मोमेंट पर लिए थे। तो मैंने ना एस्पायर स्टडी का टेस्ट सीरीज़ लिया था। अभी देखो ज़रूरत ये थी कि यार DPP और ये सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके थे, लेकिन अब वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन चाहिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, कोई तो टेस्ट सीरीज़ चाहिए थी। और बाकी बेस्ट का पता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस क्वेश्चंस थे। जो निमसेट में जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चंस इसमें देखने को मुझे मिले थे, इसलिए मुझे ये टेस्ट सीरीज़ फिर भी ठीक लगा था। बाकी आपके ऊपर है कि आपको जौन सा टेस्ट सीरीज़ जमता है या फिर आपने जहाँ से कुछ सुना है ये वाला अच्छा होता है वो वाला अच्छा होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी फ़िलहाल हम लोगों को यही सब कुछ बताना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। गुड लक, सो जाओ भाई।